अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। किसानों को ज़रूरी खाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। बीजेपी की मरकजी हुकूमत खाद फराहम नहीं कर रही है। रियासती वज़ीर पूनम बरबाका ने लगाया इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी की अर्जी मुस्तरद। रेवंत रेड्डी को मिली राहत। रेवंत हुकूमत कालेश्वरन के नाम पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़। अवाम से किए गए वादों को नज़रअंदाज किया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का इल्ज़ाम। मुल्क के मफाद में बेहतर फैसला करते हुए वोट का इस्तेमाल करें। नायब सदर जमहूरिया के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के अरकान पार्लियामेंट से अपील। मुल्क में नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन अहम। साबिक़ नायब सदर धनखड़ कहाँ हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है। शिवसेना लीडर संजय रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज ने गजा में स्कूल, खैमों और घरों पर बदतरीन हमले जारी रखे। आज सुबह से किए गए ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद। और हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इतवार की रात आसमान पर मुकम्मल चांद ग्रहण का मुशाहिदा। तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा कुदरत का मुनफरिद मंजर। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना के वज़ीर पूनम बरबाका ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के साथ तासुब का मुज़ाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अरकान पार्लियामान मरकज़ी हुकूमत और मुतल्लिक़ा वज़रा से बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं कि ज़रूरी खाद की फौरी फराहमी की जाए, लेकिन बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत खाद फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ़ किए। हर एकड़ के लिए 6,000 रुपये जारी किए गए और 500 रुपये बोनस भी दिया गया, लेकिन BRS और बीजेपी की साजिशें किसानों को मुश्किल हालात में ढकेल रही हैं। सिस्टम में फर्टिलाइजर तैयारी करना, बांटना पूरा केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। तेलंगाना में आज होना बोल के तेलंगाना किसान को सताने में लगे हुए बीजेपी। तेलंगाना किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर से लेके पार्लियामेंट मेंबर तक पूरे के पूरे केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लाने के पूरे तरीके से हमने कोशिश किया है। फिर भी इसका कॉन्स्पिरेंसी या पॉलिटिकल मजबूरी से क्या तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर इसका नतीजा सीधा सीधा किसान का तकलीफ में उठ रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष से और जितने भी यहां MP है और 2 केंद्र मंत्री है, जाके तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री के पास बैठ के तेलंगाना किसान के जितना जरूरी फर्टिलाइजर है उतना फर्टिलाइजर लाके बांटो, वरना आने वाला दिन में किसान आपके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि तेलंगाना किसान भी जानते हैं फर्टिलाइजर सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से होता है, प्रदेश सरकार का जिम्मेदारी में कुछ नहीं रहता है। सिर्फ तेलंगाना सरकार को बदनाम करने में किसान को सताने का ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार डिमांड करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप तेलंगाना लोगों को जाके तुरंत फर्टिलाइजर के लिए तेलंगाना किसान को बचाओ और किसान को जितना की जरूरत है उतना सप्लाई करने की कोशिश करो। वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन में हम तो सीधा हमारा पूरा विपक्ष दल के नेतृत्व में सुदर्शन रेड्डी जी का कैंडिडेचर बनाया और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मालूम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाला आदमी है। आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है उसको संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन रेड्डी जी है। उसको आत्म प्रबोधन के अनुसार उसको वोट डालने के लिए विपक्ष के जितने भी सत्ता पक्ष के लोगों को भी हम विज्ञापन करते हैं। और यहाँ तेलुगु में KTR साहब ने बोला फर्टिलाइजर किसान को दिए तो हम जब देखते हैं वोट के लिए, नहीं दिए तो हम सुदर्शन रेड्डी को वोट डालेंगे। अभी फर्टिलाइजर नहीं मिला, KTR साहब इसके ऊपर एक स्टैंड लेना बोल के। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह हैदराबाद के रुकने पार्लियामान असद ओवैसी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कौमी मफाद को तरजीह दी और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए तायद का ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओवैसी की हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को बढ़ा रही है बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मफाद के जज्बात की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी काबिल और बाइज़्ज़त कानूनदान हैं और उनकी शख्सियत पर पूरे मुल्क को फ़ख्र है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की सियासत हमेशा से कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करती रही है और हमें मिलने वाली तायद इस बात का सबूत है कि कौमी सतह पर भी मुत्तहदा सोच और हम आहंगी ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी ने उम्मीद का इज़हार किया कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क के वसीतर मफाद में फ़ैसले करेंगी।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा हट जाने की दरख्वास्त को समाअत के दौरान खारिज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान कोत्तागुडम में रेवंत रेड्डी ने एक जलसे आम से खिताब किया, जिसमें उनके मुमैना बयान पर बीजेपी लीडर के वेंकटेश्वर ने गुज़िश्ता साल हैदराबाद की अवामी नुमाइंदों की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी के बयान पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाने वाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हुकूमत में आएगी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये एक गलत बयान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई की क़यादत में बेंच ने आज इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत कालेश्वरम के नाम पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ है। केटीआर ने कहा कि आवाम से किए गए वादों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया और आबी उमूर को लेकर भी पूरी हुकूमत साबिक़ा के सीआर हुकूमत के पीछे पड़ी हुई है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बीआरएस ने नायब सदर इलेक्शन का बाइकआउट करने का भी ऐलान किया है। आइए देखते हैं केटीआर का ये बयान। చెప్పకనే చెప్పినట్టు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం అయ్యింది। ఇన్ని రోజులు కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం అయిపోయిందని వాగిన నోళ్ళే ఇవాళ అదే కాళేశ్వరం నీళ్లు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ ప్రజలకు మేము గోదావరి నీళ్లు అందిస్తామని చెప్తున్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ ప్రభుత్వం కానీ చెప్పకనే చెప్పినట్టు అయ్యింది। కాళేశ్వరం మరి తెలంగాణకు కల్పతరువు, తెలంగాణకు కామధేనువు అని మొదటి నుంచి మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో అది అక్షర సత్యం అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఇలా ఒప్పుకున్నట్టు అయింది। అట్లాగే ఒక నెల రోజుల కింద అనుకుంటా మా భువనగిరి యాదాద్రి జిల్లా గంధమల్ల రిజర్వాయర్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేసి భారీ సినిమా డైలాగులు కొట్టినారు। అక్కడ కూడా నేను పూర్తి చేస్తాను అని। ఎక్కడికి వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి గంధమల్లకు నీళ్లు? అదే కాళేశ్వరంలో అంతర్భాగమైన కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచే కదా దానికి కూడా నీళ్ళు వచ్చేది। ఇవాళ మల్లన్న సాగర్ నుంచి గండిపేటకు నీళ్లు తరలించి శంకుస్థాపనలు, ఆ రోజు కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి గంధమల్లకు నీళ్లు తరలించడానికి శంకుస్థాపనలు, మరొక వైపేమో కాళేశ్వరం మీద శాపనార్థాలు। ఇంతకంటే అరాచకమైన, ఇంతకంటే సిగ్గుమాలిన ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉన్నదా అని అనక తప్పడం లేదు। तेलंगाना से लोगों की गिरफ्तारी और 12,000 करोड़ रुपये की मुंशियात के कारोबार का मामला अफसोसनाक है। रियासती हुकूमत आखिर क्या इकदाम कर रही है? बिहार से प्रवीण कुमार ने ये सवाल किए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मामले में हैदराबाद सेंटर बना, लेकिन पुलिस और हुकूमत के इकदाम नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह के वाक़यात और ड्रग्स रैकेट रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाअहल हुक्मरानी का वाज़े सबूत फराहम कर रहे हैं। 7-8 సంవత్సరాల క్రితం గుజరాత్లో అదానీకి సంబంధించిన ఒక పోర్టులో 21,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన డ్రగ్స్ పట్టుబడడం ఒక ఎత్తు అయితే, దాని తర్వాత తెలంగాణలో హైదరాబాదు మహానగరంలో 12,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన డ్రగ్స్ ఎఫిడ్రిన్, మెఫిడ్రిన్ అనే 2 నిషేధించబడ్డ డ్రగ్స్ పట్టుబడ్డాయి। ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏందయ్యా అంటే, ఇది పట్టుకున్నది రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలో నడుస్తున్న తెలంగాణ పోలీసులు కాదు। ఇది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ నుంచి అక్కడి పోలీసు కమిషనర్ పంపించిన ఒక స్పెషల్ పోలీసు బృందం గత నెల రోజులుగా పరిశోధించి కాపలాగాసి వీళ్ళను, నేరస్తులను పట్టుకున్నారు। ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ నేరస్తులు గత 4 సంవత్సరాలుగా, గత 4-5 సంవత్సరాలుగా ఒక కంపెనీ పెట్టి, 4 నెలలుగా ఒక కంపెనీ పెట్టి ఆ కంపెనీలో ఈ డ్రగ్స్ అన్ని కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నారనేది చాలా క్లియర్గా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా। గంజాయి అక్రమ రవాణా కానీ, లేకపోతే డ్రగ్స్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు ఏదో మెక్సికోనో వెనుజులా కాదు, తెలంగాణలో ఇవాళ మెక్సికో వెనుజులాగా తయారైంది తెలంగాణ। ఇక్కడే డ్రగ్స్ ఇవంతా కూడా సెంట్రల్ అమెరికా, లేకపోతే మెక్సికో, లేకపోతే వెనుజులా, ఇక్కడెక్కడైతే కొలంబియా, ఎక్కడైతే డ్రగ్స్ తయారవుతున్నాయో ఆ విధంగా తెలంగాణ తయారయ్యే పరిస్థితికి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణను తీసుకొచ్చిండ్రు। మన కళ్ళ ముందరనే పంజాబ్ 30 సంవత్సరాలు ఆ డ్రగ్స్ నుంచి, ఆ డ్రగ్స్ బారిన పడి పూర్తిగా చితికిపోయి ఇప్పుడిప్పుడే పంజాబ్ కోలుకుంటున్నది।
सर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के राह में बीजेपी रुकावट बन रही है। उन्होंने बीजेपी के बीसी कायदीन को चैलेंज किया कि वो मरकज़ से बिलों की मंजूरी को यकीनी बनाए। महेश कुमार गौड़ ने आज तेलंगाना पीसीसी इजलास में शिरकत की और खिताब किया। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर पर इजलास में तबादला ख्याल किया गया। पार्टी को तंजीमी सतह पर मुनज़्ज़म करने, मुस्तहकम करने और रियासती हुकूमत के इंतखाबी वादों समेत दीगर उमूर पार्टी के लिए एक चैलेंज है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इजलास में रियासत के कई कांग्रेस लीडरों ने शिरकत की। तालीमी दबाव प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़ीर और रोज़गार के मसाइल के सबब तलबा में बढ़ता हुआ जहनी दबाव एक संगीन मसला बन गया है। अगर इस दबाव को नज़रअंदाज किया जाए तो इसके नतीजे में हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ और डिप्रेशन जैसी कई जहनी और जिस्मानी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तलबा को इस दबाव से निकालने, उनकी जहनी सेहतमंद बनाने के लिए IIT हैदराबाद ने सनशाइन के नाम से काउंसलिंग सेंटर कायम किया, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम की थेरेपीज़, वर्कशॉप और बेदारी इजलास के ज़रिए तलबा की गाइडेंस की जा रही है। माहिर नफ्सियात पी भूषण ने बताया कि IIT हैदराबाद में मुख्तलिफ रियासतों से पहुँचे तलबा अपने ज़ाती और तालीमी मसाइल के साथ रुजू करते हैं। ऐसे तलबा को इनफरादी और ग्रुप मुबाहिसे के ज़रिए थेरेपी फराहम की जाती है और तलबा की बताई गई मालूमात को राजदारी के साथ रखा जाता है और ये बात यकीनी बनाई जाती है कि उनके ज़ाती मसाइल किसी दूसरे तालिब इल्म या प्रोफेसर तक न पहुँचे। आज के डिजिटल दौर में जिस्मानी सेहत के साथ जहनी सेहत पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के पुरअमन अख्ताम पर पुलिस कमिश्नर CV आनंद और उनके मातहत अहदेदारों ने मुबारकबाद दी। गणेश विसर्जन के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए थे और कमिश्नर पुलिस ने खुद जुलूस के इंतजाम की रास निगरानी की। शहरियान हैदराबाद ने कहा कि ईद और त्यौहार में जहती के मज़ाहिर होते हैं। हमें चाहिए कि हमेशा ऐसा माहौल बनाए रखें और शहर हैदराबाद और रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाए। CV आनंद ने अपने बयान में शहरियों की जानिब से ताउन और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर भी मसरत का इजहार किया और गणेश के पुरअमन अख्ताम पर इजहार तशक्कुर किया है। In the last day, a total of 50,000 idols have been immersed in Hussain Sagar Lake over the last 11 days of this festival. Now this entire procession is going on for 40 hours nowadays. We have started counting the 10th day also, where the procession starts at around 8 p.m. and then the idols come late. So the immersion takes well into the 11th day, and then already the 11th day idols keep joining it. So we have no rest, and our bandobast is planned, the shifts are planned in such a way that we tackle these 40 hours of tedious bandobast for Ganesh. What has happened is this year we have seen there are 2-3 changes. There is an increase in the number of idols which have been set up. The heights have increased, which means that on the route, the cable wires and all electric wires, though we have taken a lot of precaution, the problems of these high height laden vehicles was that we had to waste a lot of time in removing those wires. The electricity department had to maybe cut wires at some places for the idle to pass. So this has created some delay. But and we have also seen one more change. That is, earlier we used to see with one vehicle, one idle, there used to be about 15-20 people coming. But now we see the entire locality coming along with this thing, and more than 50 to 100 people coming with one idle. So this has led to a lot of increase of the crowd at the immersion sites, which has also led to delay in movement of vehicles. So we have overcome all that. Our officers have worked tirelessly for 40 hours without any sleep, and it is today morning on the day after the immersion. There are still 900 idols pending for immersion, but for us, clearance of traffic is the criteria. All junctions are open, all normal traffic is going on, and these 900 vehicles are stacked up on the Necklace Road, and their immersion will go on for another 12 hours. और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। नायब सदर जमहूरिया के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि मुल्क के मफाद में बेहतर फैसला करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को संवार कर रखना सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको जिम्मेदाराना अंदाज में अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। याद रहे कि कल 9 सितंबर को नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन मुनक्किद होगा और सुदर्शन रेड्डी इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई
भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि नायब सदर जमुइया का इलेक्शन अहम है। उन्होंने सवाल उठाया कि साबिक़ा नायब सदर धनखड़ कहाँ हैं, उसका कुछ पता नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इलेक्शन में सब अरकान पार्लियामेंट को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे, सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। ये ध्यान में रखकर देश के सभी सांसदों ने मतदान करना चाहिए। जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो हमको रीढ़ की हड्डी है ये दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अगर इस प्रकार से गायब किया जाता है तो देश का लोकतंत्र, मैं मानता हूं, खतरे में है। लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत आज नहीं है, ये ध्यान में रखकर सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। आज भी पहलगांव अटैक के बारे में जांच अगर चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहलगांव जो अटैक करने वाले जो लोग थे, और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में स्कूलों, खैमों और घरों पर बदतरीन हमले जारी रखे। आज सुबह से किए गए ताज़ा हमलों में मज़ीद 21 अफराद की शहादत की इत्तलात हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी के कई इलाकों में पे दर पे फ़िज़ाई हमले किए और मासूम फ़लस्तीनियों को हमलों का निशाना बनाया। इन शहदा में कई अफराद ऐसे हैं जो इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइली फ़ौज एक जानिब फ़िज़ाई हमले कर रही है तो वहीं दूसरी जानिब इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाते हुए उन्हें शहीद किया जा रहा है।
दौरान इसराइली मीडिया रिपोर्ट की एक ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के रामून जंक्शन पर बस में सवार होकर अंधाधुन फायरिंग की है, जिसकी वजह से 6 अफराद हलाक और 12 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक ने इतवार की रात आसमान पर मुकम्मल चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया, जो तकरीबन 3 घंटों तक आसमान को रोशन करता रहा। कई ममालिक बशमूल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बड़ी तादाद में लोग जमा हुए ताकि इस फलकियाती मंजर को करीब से देख सकें। कुछ देर के लिए चांद मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गया था। इंडोनेशिया, UAE, क़तर और दीगर कई ममालिक में चांद ग्रहण का ये नज़ारा लोगों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बना रहा है। इधर शहर हैदराबाद में भी लोगों ने कुदरत के शाहकार का मुशाहिदा किया। हरम शरीफ मक्का और हरम शरीफ मदीना में भी सलात खुसूफ अदा की गई और दुआओं का ख़ास तौर पर एहतमाम भी किया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। किसानों को ज़रूरी खाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत खाद फराहम नहीं कर रही है, रियासती वज़ीर पूनम बरबाका ने लगाया इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी की अर्जी मुस्तरद, रेवंत रेड्डी को मिली राहत। रेवंत हुकूमत कालेश्वरन के नाम पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़, अवाम से किए गए वादों को नज़रअंदाज किया गया, साबिक़ रियासती वज़ीर के TR का इल्ज़ाम। मुल्क के मफाद में बेहतर फैसला करते हुए वोट का इस्तेमाल करें, नायब सदर जमहूरिया के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के अरकान पार्लियामेंट से अपील। मुल्क में नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन अहम, साबिक़ नायब सदर धनखड़ कहाँ हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है। शिवसेना लीडर संजय रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज ने गजा में स्कूल, खैमों और घरों पर बदतरीन हमले जारी रखे। आज सुबह से किए गए ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद। और हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इतवार की रात आसमान पर मुकम्मल चांद ग्रहण का मुशाहिदा, तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा कुदरत का मुनफरिद मंजर। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।